हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 19 जून। आज 19 जून के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर के महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर आर्टिकल को। इसमें जो है कुल 8 आर्टिकल को शामिल किया गया है, जो कि किसी भी पीसीएस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके बीपीएससी परीक्षा के लिए। और इस परीक्षा की बात अगर है तो प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्री के लिए यहाँ से आपको फैक्ट्स निकल जाएंगे, मेंस के लिए आपको अवधारणात्मक समझ डेवलप हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। महामारी से निपटने को तैयार किए जाएंगे 1 लाख कोरोना योद्धा, यह पहला आर्टिकल है। ये लगभग सभी न्यूज़पेपर में छपा है। ये केंद्र सरकार का एक स्किल ट्रेनिंग को लेकर के एक योजना है, जिसमें जो है महामारी से निपटने के लिए तैयार किए जाएंगे 1 लाख कोरोना योद्धा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार 1 लाख से अधिक कोरोना योद्धा तैयार करेगी। इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं में जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के युवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षित किया जाएगा। पीएम मोदी ने स्किल इंडिया के तहत नए क्रैश कोर्स का जो है शुभारंभ किया। इस क्रैश कोर्स होगा जो कि 2-3 महीने का होगा, और इसमें जो है कुल ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, जिसको संचालित करने के लिए 25,000 युवक को नियुक्त किया जाएगा, जिसको लेकर के ट्रेंड स्किल डेवलप किया जाएगा। स्किल कुशल युवकों को कुशलता प्रदान की जाएगी, है ना, इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। ठीक है, और 2500 जो है ड्राइवर का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि ऑक्सीजन टैंकर को चलाएंगे। और कुछ कौशल विकास के तहत 2-3 महीने का जो है ये दी जाएगी ट्रेनिंग, और जो है सैंपल कलेक्शन को लेकर के भी जो है कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी इस योजना क्रैश कोर्स के तहत। वेंटिलेटर चलाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोरोना के दौरान वेंटिलेटर जो है खरीद लिया गया, लेकिन वह धूल भागता रह गया, उसको चलाने वाले प्रशिक्षित लोग ही नहीं थे। इसको लेकर के इसी पर गंभीरता जताते हुए सरकार ने यह क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। इसके लिए जो है सरकार ने 276 करोड़ का बजट जो है घोषित किया है, 276 करोड़ का, है ना, इस क्रैश कोर्स की ट्रेनिंग के लिए, है ना। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ था। चलिए, मानसून अगला है। मानसून सीजन में होगी पानी की भरपूर खेती। पानी की भरपूर खेती का मतलब ये हो गया कि वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह सकते हैं। जब भी मानसून आता है तो वर्षा होती है, वर्षा का पानी बर्बाद हो जाता है, तो उस बर्बाद से होने से बचाने के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए, है ना, ताकि सूखे के समय में उस जल का उपयोग किया जा सके। तो इसको लेकर के सरकार ने कुछ दिन पहले ही जो है कैच द रेन अभियान चलाया था। तो कैच द रेन अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ग्रामीण भारत के और नगर निकाय के सभी प्रतिनिधियों से और ग्राम पंचायत के सभी प्रतिनिधियों से जो है आह्वान किया था कि जितने भी ताल तलैया तालाब हैं सबको साफ सफाई किया जाए, ताकि वर्षा का पानी उसमें एकत्र हो सके और वह जो है ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज किया जा सके, सदुपयोग में लाया जा सके। तो इसको लेकर के जो है सरकार ने गंभीरता जताते हुए 5360 करोड़ रुपए खर्च किए गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, 1.64 लाख करोड़ व्यय किए हैं जल संसाधन से जुड़े ढांचागत विकास के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इतना खर्च होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यह एक केंद्र सरकार की पानी को बचाने को लेकर के, पानी के संरक्षण को लेकर के जो है यह योजना है। 2019 में चलाया गया था अभियान का पहला चरण। जल शक्ति अभियान का पहला चरण 2019 में चलाया गया था। उस दौरान अभियान 256 जिलों के 1592 एरिया ब्लॉक में चलाया गया था, जहां पानी की भारी किल्लत थी। अब जो है पूरे भारत में चलाए जाने का जो है सरकार का निर्णय है। ठीक है, तो यही है वाटर हार्वेस्टिंग। अगला है, देखिए, ये बिहार सरकार से संबंधित है, बिहार से रिलेटेड योजना है, महत्वाकांक्षी। महिलाओं और युवा बनेंगे उद्यमी। महिलाएं और युवा बनेंगे उद्यमी। सरकार देगी 10 लाख की मदद उद्योग लगाने के लिए, अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए। मुख्यमंत्री ने युवा और महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत क्या होगा कि महिलाओं को 10 लाख दिया जाएगा, जिसमें से 5 लाख अनुदान के रूप में और फिर 5 लाख लोन के रूप में।
लेकिन लोन ऐसा है जिसमें कि आपको ब्याज नहीं चुकाना है, महिलाओं को ब्याज नहीं चुकाना होगा, लेकिन मूल राशि जो होता है, मूल राशि वो चुकाना जरूर पड़ेगा। 5 ही लाख का मूल राशि चुकाना पड़ेगा। ठीक है, ये है। युवाओं को जो है 5 लाख अनुदान के रूप में मिलेगा। ठीक है, मतलब फ्री कह सकते हैं। और बाकी 5 लाख जो है लोन के रूप में मिलेगा, तो उसमें ब्याज चुकाना पड़ेगा 1%। ठीक है, तो ये है। तो उद्यम लगाने के लिए सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है बिहार सरकार की। तो पहले यह योजना बिहार सरकार के द्वारा 2018 में SC/ST वर्गों के लिए शुरुआत की गई थी। फिर 2019 में इसमें अत्यंत पिछड़े वर्गों को भी जोड़ दिया गया, अत्यंत पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए भी। और अभी जो है इस बार 2021 में महिलाओं और अन्य सभी वर्गों के युवाओं के लिए भी, सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए भी यह जो है ये योजना को शुरुआत कर दी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अब देखिए एक चीज़ और है, बिहार सरकार का एक निर्णय है कि SDO, BDO और CO थानेदार की पोस्टिंग में अब महिलाओं को 35% भागीदारी। अब जो है किसी भी सब डिवीज़न में या ब्लॉक में सब डिवीज़न में SDO की नियुक्ति, BDO ब्लॉक में BDO CO की नियुक्ति, थाना में थानेदारों की नियुक्ति होगी, तो उसमें जो है पोस्टिंग को लेकर के महिलाओं का भी ध्यान में रखना होगा। 35% भागीदारी महिलाओं की होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला है देखिए, सेंट्रम फाइनेंशियल के हवाले होगा PMC बैंक, ग्राहकों को बड़ी राहत। तो सेंट्रम फाइनेंशियल जो है RBI जो है करीब 2 साल पहले PMC बैंक के गतिविधियों पर रोक लगा दी थी, क्योंकि यह PMC बैंक जो है पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, है ना। तो इसको लेकर के जो है इस पर गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। अब जो है PMC बैंक का जो है PMC बैंक का जो है विलय सेंट्रम फाइनेंशियल में करने का जो है RBI की तरफ से मान्य हो गया है। वो उन्होंने मान लिया है कि अब जो सेंट्रम फाइनेंशियल जो है इसको अब अधिग्रहण कर सकती है। करीब 1.25 वर्ष के बाद यह फैसला आया। फिक्स्ड डिपॉजिट वाले ग्राहकों को जल्द मिलेगी राशि, जो इस पर फिक्स कर चुके थे उनको राशि मिल जाएगी अब। ठीक है, RBI ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को दी स्मॉल फाइनेंस बैंक गठन करने की अनुमति, मतलब जो है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के रूप में जो है उसको दर्जा दे दिया गया, और वो जो है PMC बैंक को अधिग्रहण करने का भी जो है छूट दे दी गई। तो ये चीज़ है। PMC बैंक है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ये महाराष्ट्र की बैंक है, तो इसलिए वहाँ उस बैंक के खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर है। तो चलिए, इसमें बस परीक्षा के दृष्टिकोण से यही ध्यान रखना है कि PMC बैंक को किस बैंक ने या किस फाइनेंशियल कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया, तो सेंट्रम फाइनेंशियल कंपनी ने। अगला है देखिए, पद्मश्री मिल्खा सिंह नहीं रहे। पद्मश्री मिल्खा सिंह जो है ये पद्मश्री से सम्मानित थे। ये जो है उड़न सिख के नाम से भी जाने जाते थे, मतलब फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय एथलीट्स थे और ये धावक थे, है ना, एथलीट्स धावक थे। और इनका जन्म जो है 1929 ईस्वी में गोविंदपुरा में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ये पिछले महीना कोरोना से ग्रसित हो गए थे और PGI में भर्ती थे, और 91 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो ठीक है, पिछले महीने कोरोना से इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम है निर्मल कौर। निर्मल कौर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वो भारतीय वॉलीबॉल टीम के जो है कप्तान भी रही हैं। ठीक है, तो ये है। तो ये अब नहीं रहे इस दुनिया में मिल्खा सिंह। ठीक है, अब देखिए, एक जब कोरोना के दौरान जब लोगों की मृत्यु हो रही थी, तो कुछ लोग गंगा के किनारे जो है शवों को दफना रहे थे। तो इसको लेकर के एक याचिकाकर्ता जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाया था कि ये जो है इसे संस्कार किया जाए, जो जिस शव को दफनाया गया उसको उखाड़ करके दाह संस्कार किया जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया और कहा कि उच्च न्यायालय ने परंपरा में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, है ना। तो उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि यह जो है गंगा किनारे के कुछ लोगों की परंपरा रही है कि वो गंगा के किनारे शवों को दफनाते हैं और उसको दाह संस्कार करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उनकी याचिका को ही खारिज कर दिया। ठीक, तो ये बस इतना ही था। और देखिए अगला है, गुतेरस 5 साल के लिए फिर बने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है। एंटोनियो गुतेरस अभी फिलहाल 2017 से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं और 2022 तक रहेंगे, और दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनका चुनाव अभी संयुक्त राष्ट्र का मीटिंग हुई थी
जिसमें जो है 75वें सत्र का मीटिंग हुई थी, जिसमें जो है इनके नाम का मुहर लग गया। इनके नाम का मुहर लग गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कुछ 193 सदस्य देश हैं, जिसमें से अपना भारत भी है। तो भारत भी इनके नाम का समर्थन किया है, दोबारा से ये महासचिव बनेंगे। 2022 से इनका दूसरा वाला कार्यकाल चलेगा। एंटोनियो गुतेरस के बारे में ये जान लीजिए कि ये पुर्तगाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं गुतेरस, ठीक है। भारत का समर्थन से ये दूसरे बार भी बनेंगे। सुरक्षा परिषद जो कि जिसमें कि 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो सुरक्षा परिषद का भी इनके नाम पर मुहर लग गया, ठीक है। तो अब ये दूसरे कार्यकाल के लिए भी एंटोनियो गुतेरस जो है महासचिव बने रहेंगे, ठीक। तो ये है। अगला है देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से ही संबंधित सीमा विवाद को लेकर के है। आप इसको LAC विवाद खत्म करने की जिम्मेदारी चीन की होगी। ये हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि विदेश सचिव है, इन्होंने यह बात कही। तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चीन और भारत के बीच में लद्दाख के आसपास का यह लाइन लगता है, सीमा रेखा, वहाँ पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच में जो है सैन्य विवाद होता रहता है, टकराव होता रहता है। तो इसी को लेकर के भारत ने यह बात कही है कि लद्दाख में स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ सैन्य विवाद सुलझाने को लेकर चीन गंभीर नहीं दिख रहा है। बार बार सैन्य विमर्श और विदेश मंत्रियों के बीच सहमति बनने के बावजूद चीन इस इलाके से अपने सैनिकों की वापसी नहीं कर रहा है। इस हालात में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सैन्य तनाव खत्म करने की पूरी जिम्मेदारी चीन की है। तो चीन के साथ सामान्य कूटनीतिक रिश्ते तब तक संभव नहीं हैं जब तक कि सीमा पर अमन और शांति स्थापित ना हो जाए। तो भारत का ये कहना है कि चीन अपना वहाँ से सेना हटा ले और जो है तभी जाकर के ये शांति हो सकती है और समझौता हो सकता है, बातचीत हो सकती है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ये बात कही, ठीक है। तो विवाद सुलझाए बिना चीन संग सामान्य संबंध संभव नहीं, ये बात विदेश सचिव ने कही। सीमा विवाद को लेकर बीजिंग के रवैये से भारत निराश है ना। बीजिंग के रवैये से मतलब क्या है कि जो चीन का राजधानी बीजिंग है, वहाँ से ही सारा कंट्रोल होता है, तो इसीलिए यह बात दो टूक कहा, है ना। श्रृंगला ने सीमा विवाद को लेकर जो भी मुद्दे हैं उन्हें सुलझाने की जवाबदेही चीन की है और उन्हीं के पाले जो है यह छोड़ दिया गया है, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही। ये सारे आर्टिकल महत्वपूर्ण थे, इसको ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर कल देखते हैं क्या न्यूज़ रहता है।